हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं बालेंद्र प्रताप सिंह और मैं आज लेके आया हूं कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और ये मेरा पहला लेक्चर है। बिल्कुल हम लोग बेसिक से पढ़ने वाले हैं और डिटेल में जाएंगे, बिल्कुल डिटेल में। और हाँ, मैं आपका जो NCERT वाली बुक है ना, उसको फॉलो कर रहा हूँ। उसके हिसाब से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। बिल्कुल मतलब जो कहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो NCERT जरूर पढ़ना चाहिए, तो वो चीज़ लेके चलेंगे। और इस चैप्टर के जो चैप्टर नंबर 3 है, इसके जो एक्सरसाइजेज हैं 3.1, 3.2, 3.3, वो सब भी मैं आपको करा दूंगा, हेल्प कर दूंगा कि आपको कैसे लगाना है। बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर एक बार आप मेरे से पढ़ लोगे, गारंटी है कि जब चैप्टर्स आएंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो चुका होगा कि आप सवाल को आराम से लगा पाओगे। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये नाम तो खुद ही हमको बता रहा है कि इसमें दो चर राशियाँ होंगी। मतलब कि हो सकता है x और y हो सकता है किसी समीकरण में y और z हो सकता है किसी समीकरण में z और x हो। तो दो चर राशियाँ होंगी। और रैखिक समीकरण जो होता है ना, दो चर वाला अगर होगा तो वो नॉर्मली अगर देखा जाए व्यापक रूप से तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होगा। मतलब कि इसमें एक x होगा, एक y होगा, दो चर होगा। और रैखिक समीकरण तभी होगा जब x और y की घातें जो है ना वो केवल एक होंगी। पावर देखो, इसमें पावर कुछ नहीं है तो 1 है, पावर y की कुछ नहीं है तो 1 है। तो पावर्स जब 1 होती हैं तो वो समीकरण रैखिक समीकरण होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप तो यही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जैसे कि तुम कहीं लिखा हुआ देख सकते हो 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये एक तरह का दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर ऐसे ऐसे दो समीकरण हो जाए तो वही उनका युग्म हो जाएगा और उसी के बारे में पढ़ना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करें, उसके व्यापक रूप की तो दो समीकरण इस तरह से दिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। एक समीकरण यहाँ दिखाई देगा और एक दिखाई देगा आपको इस फॉर्म में a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, समीकरण नंबर 2। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन लिखा है 4x प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। एक और समीकरण में लिख देता हूँ 9x प्लस 10y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। देख रहे हो, ये जनरल फॉर्म में हमेशा आपको दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण युग्म लगभग इसी फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या होता है, ये a1 b1 और c1 कई बार निकालने पड़ते हैं, a2 b2 और c2 भी कई बार निकालने पड़ते हैं। तो ध्यान रखो, x के बगल वाला जो है वो a1 है, y के बगल वाला जो है वो b1 है और जो अचर राशि है वो c1 है। मतलब कि यहाँ पर अगर देखें तो x के बगल वाला 4 जो है वो a1 हो जाएगा, 5 जो है वो b1 हो जाएगा और 8 जो है वो c1 हो जाएगा। ऐसे ही x के बगल वाला इसमें ये a2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा c2 हो जाएगा। तुलना करके अगर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालना हुआ तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो मौखिक रूप से। बात समझ गए, x के बराबर वाला a1, y के बराबर वाला b1 और जो अचर राशि है वो c1। और ऐसे ही x के बराबर वाला a2 दूसरे समीकरण में, y के बराबर वाला b2 और जो अचर राशि है वो c2 आपको मान कभी निकालना हो तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई कि भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिखाई कैसे देते हैं। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि आखिर इसका रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है, ये कक्षा 10 में क्यों है। कई बार क्या होता है ना, जब आप सवाल वगैरह पढ़ते हो तो देखो अभी तो तुम्हें क्लास 10th में नहीं पता चलेगा, 12th तक भी नहीं पता चलता है, बस रटते हैं, पढ़ते हैं, सवाल लगाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, चीज़ें आपको डिटेल में पता हो ना कि हाँ भाई ये चीज़ हमने पढ़ा है तो क्यों पढ़ा, हमारे सिलेबस में है तो क्यों है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या यूज है, तो आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा उज्जवल हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब आप ब्राइट हो सकता है फ्यूचर, अगर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ के चलो। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में तो तुम्हें मोटा मोटा पता चल गया। अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर इसका रोल क्या है, ये हमारे सिलेबस में क्यों है। तो इसके लिए चलिए नेक्स्ट वाली स्लाइड में चलते हैं। देखो नीड इसलिए मैंने लिख दिया है, ज़रूरत आपको बताता हूँ। देखो आमतौर पे बहुत सारी जैसे पहेलियाँ होती हैं, पहेलियाँ वो आमतौर पे जब हम सुलझाते हैं अपने मन से तो वो हम जल्दी सुलझा नहीं पाते हैं, उसको सुलझाने में हमें टाइम लगता है, कई बार नहीं भी सुलझता है। तो कुछ पहेलियों को सुलझाने के लिए चैप्टर बड़ा कामयाब है, बड़े आसानी से उन पहेलियों को आप मैथ्स की मदद से आप सॉल्व कर सकते हो। तो जरा देख लो कि कैसी कंडीशंस में ये काम आता है चैप्टर। तो जैसे मैंने एक स्टोरी यहाँ पे लिखी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या है चैप्टर की। तो जैसे अखिला है, एक लड़की है, वो मेले में गई। ठीक है, वो मेले में, आजकल वैसे भी दशहरे का टाइम चल रहा है तो वो मेले में गई। अब मेले में पता उसको दो चीज़ें पसंद आई, एक तो उसको चरखी पे झूलना है, घूमना है, और एक उसको हुपला खेलना है। हुपला तुमने देखा होगा
कई बार क्या होता है ना, वो एक ऐसे टेबल के ऊपर टेबल कई सारे लगा के उस पर ढेर सारे सामान रखे होते हैं और तुमको रिंग दे देते हैं। तुम यहाँ खड़े होते हो, तुम्हारे हाथ में एक रिंग दे देते हैं, कहते हैं रिंग फेंक दो, जिस भी सामान में गिर गया वो सामान तुम्हारा। इसी को हुपला कहा जाता है। तो उसको हुपला भी खेलने का मन कर रहा है। ठीक है, अखिला मेले में गई है, उसको चरखी पे झूलना है और उसको हुपला खेल खेलना है। अब देखो दो कंडीशंस आपको दी गई हैं। पहली कंडीशन ये दी गई है कि जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने हुपला खेला, और एक कंडीशन दी गई है कि यदि प्रत्येक बार चरखी के लिए उसने 3 रुपये और हुपला के लिए 4 रुपये खर्च किए तो उसने कुल, और उसके पास कुल 20 रुपये थे, कुल उसके पास 20 रुपये थे, तो तुमको बताना है, ज्ञात करना है कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला। समझ गए? अब देख रहे हो पजल की तरह से है कि भाई चरखी और हुपला दो टास्क है उसके पास। अब बताने वाला तुमको पहले ये पूछ रहा है कि कह रहा है कि भाई चलो एक कंडीशन बताता हूँ कि जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने हुपला खेला, और चरखी के लिए उसने 3 रुपये और हुपला के लिए 4 रुपये खर्च किए, जबकि उसके पास टोटल 20 थे। तो बताओ कितनी बार चरखी पे झूली और कितनी बार उसने हुपला खेला। तो इस सवाल को देखोगे पजल को, तो तुम ऐसे सोचोगे कि यार ऐसा करते हैं, एक बार उसने चरखी पे चढ़ी होगी, बैठाते हैं 20 रुपये में सेट करते हैं, फिर वो 2 बार चरखी पे चढ़ी होगी 20 रुपये में सेट करते हैं। तो वो आपसे हो सकता है ना बने और हो सकता है बने भी, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अब मदद लेंगे किसकी? मैथ्स की। मैथ्स के थ्रू देखो ये इजीली कैसे सॉल्व हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि ये कंडीशंस को देखते हुए मैं दो चरराशि वाला रैखिक समीकरण बना सकता हूँ। कैसे? देखो मान लिया कि चरखी उसने x बार झूली और मान लिया कि हुपला उसने y बार खेला। ठीक है, x और y में डील करो, तुमसे जो चीज़ पूछे उसी को मान लो। उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला ये कह रहा है ना, तो तुमने मान लिया कि चरखी उसने x बार झूल लिया और उसने हुपला y बार खेल लिया। ठीक है, अब पहली कंडीशन को लगाओ। देखो ये x चरखी है और ये y हुपला है। इसने क्या बोला कि जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार हुपला खेला, यानी x बार अगर चरखी पे झूली है इसका आधा कर दें तो उतनी बार उसने हुपला खेला है, तो x/2 बराबर क्या हो गया? y हो गया। x/2 बराबर क्या हो गया? y हो गया। इसको y/1 चाहो तो तिरिय गुणा कर लो, तो x बराबर 2y भी लिख सकते हो, या x - 2y बराबर 0 भी लिख सकते हो। देखो एक समीकरण तुमने बना लिया। दो चर राशियां हैं, यहाँ भी दो चीज़ें वैरी कर रही हैं, एक तो चरखी है और एक हुपला है। तो दो चर राशियां हैं और एक कंडीशन से एक समीकरण निकल गया, दूसरे कंडीशन से भी दूसरा समीकरण बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा देखो, अब देखना, ये रहा चरखी और ये रहा हुपला। अब कह रहा प्रत्येक बार चरखी के लिए 3 रुपये। तो एक बात बताओ, एक बार चरखी पे झूलने के लिए 3 रुपये खर्चा कर रही है और x बार झूल गई तो चरखी पे कितना रुपया खर्चा किया? 3x। और अगर 4 रुपया उसने हुपला पे, एक बार हुपला खेलने के लिए 4 रुपया दे रही है और y बार हुपला खेला तो कितना हो जाएगा? 4y टोटल रुपया हुपला पे, और इन रुपयों को जोड़ दो तो कुल कितने खर्च किए? 20 रुपये। तो बराबर मैंने लिख दिया 20, बराबर मैंने लिख दिया 20। तो एक समीकरण यहाँ से ये भी तैयार हो गया। अब तुम देख रहे हो 3x + 4y = 20, एक समीकरण यहाँ से ये तैयार हो गया। तो इससे तुम्हें ये पता चल रहा है कि समीकरण नंबर 1 यहाँ और समीकरण नंबर 2 यहाँ। अब तुम्हें ये पता चल गया कि तुमने दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण तो बना लिए हैं। अगर इनको हल करना तुमको आता ना, हल कर पाते तो x का और y का मान निकाल लेते, और जैसे ही निकालते तो x चरखी था और y हुपला था, तुम्हारा आंसर आ जाता, पजल सॉल्व हो जाती, पहेली सूझ जाती। समझ गए? तो यानी कि अब हमें कुल मिला के ये देखना है कि हम दो, एक तो हमें ज़रूरत समझ में आ गई कि क्यों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और दूसरा अब हम ये देखेंगे कि भाई इन सवालों को कैसे हल किया जाए। चलो तो अब देख लेते हैं रैखिक समीकरण युग्म का हल, कैसे इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा कि इसको हल कैसे करें। तो हल करने के लिए आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो ग्राफीय विधि से हल होगा और एक ये हल होगा बीजगणितीय विधि से। दो विधियों से हल होगा। ग्राफीय विधि में कोई और भी अलग मेथड्स नहीं है, एक ही मेथड है, ग्राफ से कैसे हल करना सीख लो, कहानी खत्म। और बीजगणितीय मेथड में 3 अलग अलग मेथड आते हैं। एक प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर सकते हो, एक विलोपन विधि से आप हल कर सकते हो, और एक वज्र गुणन विधि से भी आप हल कर सकते हो। यानी बीजगणितीय विधियां 3 तरह की। अब ये जो वज्र गुणन विधि है ना, ये सिलेबस से हटा दिया गया है, तो तुमको केवल 2 विधियां सीखनी है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना और विलोपन विधि से हल करना। लेकिन मैं आपको चैप्टर के लास्ट में वज्र गुणन विधि भी आपको बताऊंगा, ताकि आप देखो वज्र गुणन विधि सबसे ईजी मेथड है, तुरंत देखते ही आंसर आता है। तो मैं आपको एक इसको ट्रिक की तरह सिखा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। और अगर हाँ इंग्लिश में बात करें तो प्रतिस्थापन विधि को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है, विलोपन विधि को इलिमिनेशन मेथड कहा जाता है, और वज्र गुणन विधि को इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा जाता है। ठीक है, सुन लिया नाम आपने, याद रखना। हिंदी मीडियम वाले जो पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में चीज़ें सुन के घबराना नहीं। ठीक है, प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन, विलोपन मतलब इलिमिनेशन, और वज्र गुणन मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब हम शुरुआत कर लेते हैं। जो हमारा पहला मेथड है ग्राफीय विधि, इस विधि से देख लेते हैं कि आखिर जो हमारा सवाल है वो कैसे हल होगा।
चलो, तो ग्राफीय विधि से हल हमारा जो पहला टाइप था ग्राफीय विधि से हल, वो देख लेते हैं ग्राफीय विधि से कैसे हम लोग हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए देखो वो हल कैसे होगा वो तो मैं सिखा ही दूंगा। उसके पहले मैं तुम्हें कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। इससे संबंधित सवाल आएंगे, आपके एग्जाम में भी आएंगे, बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, और अभी आगे 3.1 जब NCERT वाला चैप्टर सॉल्व किया जाएगा तो उसमें भी आएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। देखो, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म में दो समीकरण होते हैं भाई। एक तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 समीकरण 1 होगा, और एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 समीकरण नंबर 2 होगा। यानी कि दो समीकरण हमारे पास होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब देखो, इन दोनों समीकरणों का जब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे, जब तुम ग्राफ बनाओगे, तो तुम देखोगे ना, चूंकि ये रैखिक समीकरण है, x की घात 1 y की घात रैखिक समीकरण है, तो ग्राफ हमेशा जब इसका तुम बनाते हो ना तो तुमको एक सरल रेखा मिलती है, हमेशा एक सरल रेखा मिलती है। अभी ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो मैं खुद दिखाऊंगा कि भाई जो हमारा समीकरण है दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण, उसका ग्राफ हमेशा क्या होता है, सरल रेखा। तो यहाँ पे जब हम लोग ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई अगर हमारे पास दो समीकरण है तो दो सरल रेखाएं होंगी। तो दो सरल रेखाओं को लेकर कितनी कंडीशंस हो सकती हैं, किस किस तरह की परिस्थितियों का सामना हम लोगों को करना पड़ सकता है जब हम लोग ग्राफ विधि से हल करेंगे, आगे जाएंगे। तो दो सरल रेखाओं का क्या क्या पॉसिबल है। तो एक तो पहले नंबर पर यह पॉसिबल है कि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को कट करें। जब ग्राफ बनाए हम लोग, इन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, और इस केस में जब ये कट करती हैं और जहां पे कट करती हैं उस बिंदु का निर्देशांक निकाल लेते हो ना, तो वही उस समीकरण का हल हो जाता है। और इस तरह से आपको एक अद्वितीय हल मिलता है, एक ही हल मिलता है, x और y का एक मान मिलेगा जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। और इस तरह के युग्म को संगत युग्म या फिर इंग्लिश में कंसिस्टेंट पेयर कहा जाता है। ठीक है। एक दूसरी कंडीशन हमको देखने को मिल सकती है कि वो दोनों रेखाएं समांतर हो जाएं, कहीं पे कट ही ना करें, तो उनका कोई भी हल नहीं होगा। और इस तरह की रेखाओं के युग्म को असंगत युग्म या फिर इंग्लिश में इनकंसिस्टेंट पेयर कहते हैं। और एक तीसरी कंडीशन और भी हो सकती है कि जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा ओवरलैप कर जाए। इसमें तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, पहले मैंने ब्लैक लाइन ली है, उसके बाद मैंने रेड ली है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं संपाती रेखाएं। या तो एक तीसरा केस मिलेगा जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। इसमें क्या होगा कि हर बिंदु पर x और y का ऐसा मान मिलेगा जो दोनों रेखाओं पर होगा, जो दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेगा। तो आपको अनेक हल मिलेंगे, और इस तरह के दो रेखाओं को आश्रित युग्म कहा जाता है, इंग्लिश में डिपेंडेंट पेयर भी कहा जाता है। ठीक है। तो यानी कि दो रेखाएं मिलेंगी और दो रेखाओं से तीन कंडीशंस पॉसिबल है, या तो प्रतिच्छेद करेंगी, या समांतर होंगी, या ओवरलैप संपाती हो जाएंगी। चौथा कुछ हो तो कमेंट करके बताना अगर तुम्हारे मन में आए तो, लेकिन तीन ही दिख रही हैं, और तीनों में प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर हैं तो अद्वितीय हल होगा। और इस तरह के युग्म को संगत युग्म या फिर कंसिस्टेंट भी कहा जाता है। अगर समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, और इस तरह के युग्म को असंगत युग्म या फिर इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। और एक संपाती वाला केस जब ओवरलैप कर जाती है, इसमें अनेक हल होते हैं, इसको आश्रित युग्म या फिर डिपेंडेंट युग्म भी कहा जाता है। समझ गए। देखो, तो ये तुम्हें कंडीशंस पता चल गई। अब देखो, ग्राफीय विधि से हल जब हम लोग कर रहे हैं ना, तो भाई ग्राफ कैसा कैसा बन सकता है वो पॉसिबिलिटी हमें देखनी थी, वो हमने ये देख ली, ये तो हमें दिमाग में बना के रखना है। लेकिन अब अगर मैं कहूँ तुमसे कि क्या कोई ऐसा जुगाड़ है कि ये जो दो समीकरण दिए हुए हों, ये तो मैंने व्यापक रूप लिखा है, जनरल फॉर्म, अगर मान नॉर्मल कोई समीकरण आपको दो समीकरण लिख के दिया हुआ हो, तो क्या इसको देखते ही समीकरण को तुम बता सकते हो, कह सकते हो कि सर इसका तो अद्वितीय हल होगा, एक ही हल निकलेगा? क्या समीकरण को देखते ही तुम बता सकते हो कि सर इसका तो कोई हल नहीं होगा, ये सॉल्व होने वाला नहीं है? क्या समीकरण देख के तुम बता सकते हो कि इसके अनेक हल होंगे? या फिर तुम कह सकते हो कि ये तो संपाती रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने वाली है? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है। चलो, ये समीकरण को देख के ये जज करना कि वो रेखा ऐसी है या ऐसी है, वो जज करना मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे और देखते हैं कि कैसे जज करेंगे। तो देखो, मैंने क्या किया है, पहली एक कंडीशन ली है जिसमें मैंने दो समीकरण लिखे हुए हैं, और मैं तुम्हें पहले से बता दे रहा हूँ, इन दोनों का ग्राफ जब अपन बनाएंगे तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को पक्का कट करेंगे। ठीक है, कट करेंगे। अभी ग्राफ बनाना सीखेंगे, लेकिन कंडीशंस देख लो। पहले आप ये जान लो कि भाई, पहले कंडीशंस जान लो कि क्या क्या आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है ग्राफ बनाते टाइम।
ठीक है। तो एक तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरा मैंने दो समीकरण यहाँ पर लिख दिया है और मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ कि ये दोनों रेखाएं समपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं जब इसका ग्राफ बनाओगे। और तीसरा मैंने समीकरण लिख दिया है और मैं बता रहा हूँ खुद तुम्हें कि ये समांतर रेखाएं हैं, जब इनका ग्राफ बनाओगे तो पक्का तुम्हें दो समांतर रेखाएं मिलेंगी। अब देखो हम लोग कुछ ऐसा जुगाड़ ढूंढ रहे हैं कि समीकरण को देखते ही हम बता दें, समीकरण को देखते ही बता दें कि अरे ये तो प्रतिच्छेदी रेखा है, एक हल होगा, ये तो समपाती रेखा है, अनेक हल होंगे, ये तो समांतर रेखा है, कोई भी हल नहीं होगा, देखते ही बता दें। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे इन दोनों रेखाओं को एक साथ, पहले वाले को यहाँ पे रख दिया, दूसरे वाले को यहाँ पे, तीसरे वाले को यहाँ पे। और तुम्हें पता क्या क्या है इसके बारे में, ये रेखाओं के बारे में पता है कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये रेखाओं के बारे में पता है कि ये समपाती रेखाएं हैं, ये रेखाओं के बारे में पता है कि ये समांतर रेखाएं हैं। अब हम लोग अपना लॉजिक लगाएंगे, हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल के यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे कि क्या ये जो a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये जो अनुपात है इससे कुछ लॉजिक डेवलप हो रहा है, क्या कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है क्या कि हाँ, कि अगर हम इस अनुपात को देखें और तुरंत ही बता दें कि भैया ये प्रतिच्छेदी है, ये समांतर है, ये समपाती है। तो अनुपात निकालो। अब मैंने a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना सिखाया मैंने, चलो दोबारा तुम्हें सिखाता हूँ। x का जो गुणांक है वो a होता है, y का गुणांक b होता है और जो अचर राशि होती है वो c होता है। बात समझ गए। और पहले समीकरण के लिए a1 b1 c1 और दूसरे में जब होगा तो वही a2 b2 c2 हो जाएगा। तो जरा देखना, यहाँ पे a1/a2 लिखना है ना, तो यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है तो मैंने लिख दिया 1 बटे, और यहाँ पे x का गुणांक 3 है तो मैंने लिख दिया 3। a1/a2 1/3 आ गया। अब b1/b2 y का गुणांक, तो यहाँ पे क्या है, पूरा -2 लिखो, -2 और बटे पूरा क्या है 4 है तो यहाँ लिख दो 4। और c1/c2 यहाँ पर c तो है ही नहीं क्योंकि 0 कुछ है ही नहीं तो 0 लिख दो, और बटे यहाँ पर क्या है -20 है तो वो तुम लिख दो -20। ठीक है। अब तुम देखोगे ये 2 1 2 दूना 4, तो कहीं ना कहीं ये 1/2 है, दिमाग में रखना, c1/c2 तो 0 हो गया। ऐसे ही इसमें अनुपात निकालो तो x का अनुपात a1/a2 हो जाएगा तो 2/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा बराबर 1/2 हो जाएगा, काट दोगे तो। ऐसे ही y का अनुपात, y के गुणांकों का लिख दो तो b1/b2 यानी कि 3/6 दिख रहा है मुझे, 3/6 काट दोगे, 3 करने 3 दूना 6, यह भी 1/2 हो जाएगा। और ये c1/c2 क्या हो जाएगा, -9/-18, -9/-18, तो यह भी मुझे माइनस माइनस कट गया, 9 करने 9, 9 दूनी 18, यह भी मुझे 1/2 दिख रहा है। इसमें तीसरे वाले में जरा निकालो, मन में तुम भी बोलो मेरे साथ कि क्या आंसर आएगा। a1/a2 का तो मुझे तो दिख रहा है 1/2 आएगा, b1/b2 मुझे दिख रहा है 2/4 आएगा यानी कि ये भी 1/2 हो गया, और ये -4/-12 आएगा, -4/-12 आएगा, 4 करने 4 तिक्का 12, माइनस माइनस खत्म तो 1/3 आ गया। ठीक है। तो अब मुझे क्या देखने को मिल रहा है, अनुपातों की अगर तुलना करें तो ये देखो a1/a2 1/3 है और b1/b2 -1/2 है, यह दोनों बिल्कुल एक दूसरे में कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। अगर ऐसा हुआ तो तुम समझ जाना, a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2 के, तो तुम बिना दिमाग लगाए समझ जाना कि वह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। वह कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और इसमें एक ही हल होगा, और इसमें एक ही अद्वितीय हल, एक ही हल होगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही हल होगा, और युग्म कैसा होगा, संगत। युग्म कैसा होगा, संगत। और इसमें अगर देखो तो a1/a2 1/2 है, b1/b2 1/2 है, और c1/c2 भी कितना है, 1/2 है। तो इसमें तो दिख रहा है कि a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, और वह बराबर हो गया c1/c2 के। अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए तो इसका मतलब हमें समझ में आता है कि रेखाएं समपाती हैं। समपाती अगर हैं तो इस केस में अनेक हल होगा, और युग्म कोई पूछे कैसा होगा तो तुम कह दोगे कि आश्रित युग्म होगा, डिपेंडेंट युग्म होगा। अगर इसमें देखो तो 1/2 बराबर 1/2 यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के। लेकिन देखोगे कि c1/c2 कितना आया है, 1/3 आ गया है, तो यह बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। तो जब भी ऐसा केस आ जाए कि a1/a2 b1/b2 बराबर हो जाए लेकिन c1/c2 बराबर ना हो तो समांतर रेखाएं होंगी, तुरंत समझ जाना, तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना। अनुपातों की तुलना करने से हमें कुछ फैक्ट्स पता चले हैं, और अगर समांतर होगा तो तुम कह देना, या फिर अगर ये कंडीशन लग जाएगी कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो तुम कह देना कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और रेखाएं कैसी होंगी तो तुम कह देना असंगत रेखाएं होंगी, असंगत रेखाएं होंगी। तो तुमने देख लिया कि ग्राफ बनाने के पहले ही समीकरण को देख के हम जज कर सकते हैं कि ग्राफ बनाने के बाद हमारा हल क्या आने वाला है। यानी कि अब समझ लो, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, इसको ध्यान से कंठस्थ कर लेना कि अगर
किसी भी दो समीकरण में जब दो समीकरण तुमको दिए होंगे उसमें कभी भी अगर a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2 के, तो तुरंत समझ जाना, बस a1/a2 b1/b2 निकालना, अगर बराबर नहीं हुआ समझ जाना कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, एक ही हल होगा, संगत युग्म है। और a1/a2 b1/b2 c1/c2, जब देखो a1/a2 b1/b2 निकालना, अगर दोनों बराबर हो गए तो c1/c2 भी निकालना, अगर वह भी बराबर हो गया, तीनों बराबर हो गए, तो तुम समझ जाना कि जो दिए गए दो समीकरण हैं वह समपाती हैं, इनके अनेक हल होने वाले हैं और यह आश्रित युग्म कहलाएंगे। और जब a1/a2 b1/b2 निकालना, दोनों बराबर मिल गए, फिर c1/c2 निकालो, अगर वह उन दोनों के बराबर नहीं हुआ तो समझ जाना कि जो दिए गए समीकरण हैं वह समांतर हैं। वह कैसे हैं? समांतर हैं, समांतर रेखाएं हैं, कोई हल नहीं होगा उनका, कितना भी जान लगा लो, और वो रेखाएं कैसी होंगी? असंगत रेखाएं होंगी। तो आई होप ये भी समझ में अब आ गया होगा। तो थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। चलो, तो अब कॉन्सेप्ट्स जितने भी थे मैंने आपको बिल्कुल दमदारी से समझा दिए हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझा दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं सवाल लगाने पे। सवाल लगा के देख लेते हैं कि सवाल आखिर ग्राफ से सवाल हल कैसे होगा। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, एनसीईआरटी का ही सवाल है, उठा लेना, एग्जाम्पल में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैंने लिख इसलिए दिया कि साफ सुथरा दिखता है, वो अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेके अगर यहाँ पे फोटो डालता ना मैं, या वैसे तो वो साफ नहीं दिखता है, ठीक है। तो सेम टू सेम यही सवाल वहाँ किताब में मिल जाएगा। चलो इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि ग्राफ द्वारा जाँच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 समीकरण नंबर 1 और 2x - 3y = 12 समीकरण नंबर 2 संगत है। ग्राफ द्वारा जांच करना है कि ये संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो ग्राफ बना के हमें देखना है कि संगत है कि नहीं है। अब देखो, अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें यहाँ याद दिला देता हूँ। संगत कब होगा? जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा और पीछे चलो, जहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया था, ये संगत युग्म कब होगा? जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो ग्राफ बना के देखते हैं कि संगत है कि संगत नहीं है। तो ग्राफ से हल करना है, बना के देखा जाए। तो ग्राफ कैसे बनाना है पहले वो समझ लो। अब तुम्हें पता है कि ये क्या है, ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है और ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो हैं तो इनका युग्म बन गया। यानी कि रैखिक समीकरण, मैंने कहा कि इसका ग्राफ हमेशा सरल रेखा होती है। अब एक सरल रेखा बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? कम से कम क्या चाहिए? कम से कम दो बिंदुएं तो चाहिए ही चाहिए। दो बिंदुएं अगर मिल गई और इन्हें तुमने एक साथ मिला दिया तो तुमको एक रेखा अपने आप मिल जाएगी। यानी सरल रेखा ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट्स की जरूरत है? 2 पॉइंट्स की जरूरत है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, एक सारणी, समीकरण नंबर 1 के लिए यहाँ पर एक सारणी बनाएंगे। ध्यान से समझना क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मेन पॉइंट यही है समझने का। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा x, यहाँ पे लिख दूंगा y। और अब मैं क्या करूँगा, इस वाले समीकरण के लिए एक चार्ट बनाऊंगा, दो बिंदुएं निकालूंगा, ताकि उन दोनों को जब मैं ये जो x एक्सिस और ये y एक्सिस पे जब मैं उसको बिंदुओं को बनाऊं और मिलाऊं तो मुझे वो ग्राफ मिल जाए। दो बिंदुएं निकालनी है। तो तुमको क्या करना है, ऐसे सारणी बनानी है, ज़्यादा ये खाने ज़्यादा नहीं बनाने हैं, बस दो ही बनाने हैं, दो बिंदुएं निकालनी है। तो x और y। अब क्या है ना बेटा, यहाँ पे x और y के मान तुम्हें अपने मन से जज करने हैं, अपने मन से लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे x बराबर मैंने 0 ले लिया, अपने मन से x बराबर 0 ले लिया। तो समीकरण 1 में 0 रख के देखो कि y का कितना मान आ रहा है। तो जरा देखना है यहाँ पे, जैसे ही x बराबर 0 रखोगे तो ये तो खत्म हो गया। 3y बराबर 6 बचा, केवल क्या बचा, 3y बराबर 6। तो y बराबर तो तुम्हें पता ही है 6/3 और 3 दूना 6, 2 आ गया। तो चुपचाप 2 यहाँ पर क्या करो, रख दो। समझ गए? इस तरह से तुम्हें चालाकी से काम करना है। x के ऐसे मान रखने हैं जिन मानों को रखने के बाद जो आंसर है वो थोड़ा अच्छा सा आए, एक पूर्णांक आए, ताकि उसको एक्स वाई एक्सिस पे हम लोग आसानी से ड्रॉ कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अजीबोगरीब ऐसा मान रख दो कि उसका हल करने पे उसका सही मतलब समीकरण में रखने पे सही वैल्यू नहीं आ रही है, फिर तुम यहाँ पे 1.5 ढूंढते फिर रहे हो कैसे ड्रॉ करें। समझ रहे हो? तो रखने को कुछ भी रख सकते हो, पर अच्छा सा मान रखना। जैसे एक्स बराबर 0 रख दिया, अब मैं एक्स बराबर 6 रखूंगा। पता है क्यों? जैसे ही मैं 6 रखूंगा तो ये 6 और ये 6 खत्म हो गए। 3y बराबर क्या बचा, 3y बराबर 0 बचा। तो ये y बराबर भी कितना आ गया, 0। तो यहाँ y का मान कितना आ गया, 0। अब मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, एक तो 0,2 मिला है और एक तो 6,0 मिला है। ठीक है, दो बिंदुएं मुझे मिल गई हैं। अगर इन दोनों बिंदुओं को इस पे ड्रॉ कर दूं तो मुझे समीकरण नंबर 1 का ग्राफ मिल जाएगा। तो चलो लगे हाथ में ड्रॉ ही कर देता हूँ। x पे 0 और y पे 2। x पे चलना नहीं है, y पे 2 चल लेना है। तो एक तो पॉइंट मुझे यहाँ मिला। और x पे 6 और y पे 0। x पे चलो 6 और y पे चलना ही नहीं है, तो एक पॉइंट यहाँ मिल गया। इन दोनों पॉइंट्स को तुम्हें क्या करना है, एक सीधी रेखा से अगर मिला पाते हो तो ये जो है समीकरण नंबर 1 का ग्राफ बन गया। मैंने कहा ना कि वो ग्राफ में क्या मिलता है, हमेशा एक सरल रेखा मिलती है। तो तुमको एक सरल रेखा मिल गई और ये जो मिला है
ये समीकरण नंबर 1 का तुम्हें ग्राफ मिल गया है। अब समीकरण नंबर 2 के लिए ऐसे ही एक चार्ट बनाओ, यहाँ पर लिख दो x, यहाँ पर लिख दो y, और x का मान तुम कुछ भी मान लो, y का मान निकालो, फिर x का मान कुछ भी मान लो, y का मान निकालो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं x बराबर एक बार 0 मान लेता हूँ। 0 जैसे ही मानूंगा, ध्यान से देखना, ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा, -3y बराबर 12, -3y बराबर क्या बच गया, 12, तो y बराबर क्या बच गया, 12/-3, 3 चौक के 12 -4, तो ये -4 यहाँ पर रख दो, समझ गए। और एक बार x बराबर मैं 3 मान लेता हूँ 3 मैं लूँगा तो 3 दूना 6 हो गया, ये 6 और -3y और बराबर 12, तो यहाँ से एक काम करो, 6 को ये रहने दो, 12 को इधर लाओ तो -12 और 3y को राइट साइड भेज दो तो 3y, तो -6 बराबर 3y आ गया, तो -6/3 बराबर y आ गया, 3 करने 3 दूना 6 यानी कि -2, y का मान कितना आ गया, -2, तो यहाँ पे रख दो। ऐसी वैल्यूज़ मैंने ढूंढी हैं, मैंने जानबूझ के ऐसी वैल्यूज़ ली हैं ताकि जिनको ड्रॉ करना आसान हो। तो अब इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ, 0,4, 0,4, x पे 0 और y पे -4, x पे 0 और y पे -4 यहाँ पे मिल गया, और 3, -2, तो x पे 3 और y पे -2, x पे 3, ध्यान से समझना, x पे तो 3 और y पे नीचे -2, ये वाला बिंदु मिला हुआ है। अगर इन दोनों को मिला दें एक लाइन से, इन दोनों को अगर एक लाइन से मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें समीकरण नंबर 2 का ग्राफ मिल जाएगा। तो लो मैं मिला ही देता हूँ एक लाइन से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। थोड़ा सा वो बोर्ड पे इधर उधर दिखाई दे रहा है, मतलब ये ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तो खाने बिल्कुल बराबर होते हैं, तो थोड़ा भी दाएं बाएं नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर ये बिंदु यहाँ पर मिला था, इन दोनों को मैंने मिला दिया जब, तो मुझे समीकरण नंबर 2 का भी ग्राफ ऐसे मिल गया। अब तुम देखोगे कि ये दोनों रेखाएं एक जगह पर कट कर रही हैं, तो पक्का है कि संगत है। अब इनका हल निकालना है, तो हल कैसे निकलता है मैं बता देता हूँ। जो दो रेखाएं जहाँ पर कट करती हैं ना, उस बिंदु का निर्देशांक निकाल लो। यहाँ पर कट किया ना, तो इसका निर्देशांक क्या है, x पे तो 6 है, y पे चला ही नहीं, तो 6,0, और यही आपका x y का मान है जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, और यही आपका आंसर होगा। यानी कि x, y अगर लिख करके देखो, x की जगह पे 6 आ गया तो x बराबर 6, और y की जगह पे 0 आ गया तो y बराबर 0, x बराबर 6 और y बराबर 0, यही आपका आंसर है, समीकरण का हल है। देखो इन दोनों समीकरणों का हल क्या होगा, हल क्या होगा, मेरी बात सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों समीकरणों का हल क्या होगा, एक ऐसा एक्स वाई का मान जो समीकरण 1 को भी संतुष्ट कर दे और समीकरण 2 को भी संतुष्ट कर दे, तो हम कहेंगे कि वह इन दोनों समीकरणों का हल है। इसका मतलब दोनों को संतुष्ट करे, इसका मतलब कि जो दोनों लाइनों पर हो, और इस लाइन में और इस लाइन में मात्र एक बिंदु जहां पर इसने कट किया है वह ऐसा है जो इस पर भी है और इस पर भी है, दोनों में कॉमन है, दोनों को संतुष्ट कर रहा है। इसीलिए जहां पर कट कर रहा है वही उसका निर्देशांक निकाल लो, वही एक्स वाई का मान होगा जो दोनों को संतुष्ट करेगा, और वही उत्तर होगा। तो इसलिए आपको 6,0 और x, y, x का मान आ गया 6, y का 0, तो यह आपका समीकरण का, यह जो है ग्राफ द्वारा हमने समीकरण का हल यहाँ पर निकाल लिया है। और पता है, अगर विश्वास नहीं है तो x बराबर 6 और y बराबर 0 रख के क्रॉस चेक कर लो। x बराबर 6 रखो तो क्या होगा, 6 धन, y बराबर 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 6 0 6 होता है ना, देखो राइट साइड में भी 6 संतुष्ट हो गया, इसको भी संतुष्ट करेगा। x बराबर 6 रखो तो 6 दूना कितना हो गया, 12, और y बराबर 0, तो ये 0, 12 माइनस 0 कितना हो गया, 12, और राइट साइड में भी कितना है, 12। देख रहे हो, दोनों को संतुष्ट कर दिया। तो इस तरह से आपको ग्राफ द्वारा सवाल को हल करना और आंसर निकालना। एक सवाल और करा देता हूँ ताकि तुम और ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओ, फिर उसके बाद हम लोग सवाल चैप्टर पे चले जाएंगे, क्योंकि कुछ बचता नहीं है चैप्टर नंबर 1 में आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। चलो तो एक सवाल और लगा लेते हैं। ये बिल्कुल बढ़िया सा पजल है, पहेली है। इसको वैसे तुम सोचोगे तो कभी नहीं लगा पाओगे, लेकिन जब बीजगणित की मदद ले रहे हो, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण, अगर आप दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर आपको अच्छे से आता है, मतलब कि एक्स और वाई में समीकरण आपको बनाने आता है कंडीशंस के हिसाब से, और अगर एक्स वाई में दोनों समीकरण ठीक ठीक बना लेते हो, तो ये सवाल हलवा है, ये पहेली हलवा है, खट से आंसर आ जाएगा। ये अलग बात है, इसको सॉल्व करने के कई मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोग ग्राफ विधि पढ़ रहे हैं ना, तो अपन इसको हल ग्राफ से ही करेंगे, अपन इसको ग्राफ से ही हल करेंगे, ग्राफ विधि से ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ये पहली क्या है कि चंपा कोई लड़की है, एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। सेल सबको अच्छी लगती है, मजे लेते हैं लोग जाके। अब कह रहा है कि जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, मतलब कितने कितने गड्डियाँ खरीदी, तो उसने उत्तर दिया, क्या कहती है। अब देखो चंपा बहुत चालाक लड़की है, उसने क्या कहती है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। तो एक कंडीशन तो उसने यहाँ दे दी, और फिर कहती है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। एक कंडीशन उसने यहाँ दे दी। अब सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। अब वही है, सहेलियाँ, पता नहीं गणित आता है कि नहीं आता है, तुम्हें ही बताना पड़ेगा भाई, हेल्प करनी पड़ेगी उनकी।
तो देखो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, बेसिक से बिल्कुल एकदम नीचे से चलते हैं अपन लोग। कह रहा है कि जो सवाल पूछ कह रहा है पहले कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी, तो जो पूछा है उसी को मान लो। मान लिया कि पैंट जो खरीदी है उसकी संख्या x है और जो स्कर्ट खरीदी है स्कर्ट उसकी संख्या y है। यही मान लिया मैंने, पैंट कितनी खरीदी x और स्कर्ट कितनी खरीदी y। ठीक है, यही मुझे निकालना है। अब मुझे x और y दो वेरिएबल मिल गए, दो समीकरण बस बना लूँ मैं तो काम हो गया। अब पहली कंडीशन पे चलता हूँ। पहले एक काम करो, ऐसे लिख लो, यहाँ पे x यहाँ पे y और दिमाग में रखो ये पैंट है और ये स्कर्ट है। अभी क्या कह रहा है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। यानी कि पैंट की संख्या ये है, इसके 2 गुना कर दें और 2 कम कर दें तो उतना ही स्कर्ट खरीदा, यानी कि अभी यह दोनों बराबर हो गए। यानी कि एक समीकरण नंबर 1 तुमने बना करके तैयार कर दिया। अब दूसरी कंडीशन पढ़ो कि स्कर्ट की संख्या, यहाँ पे पहले लिख दो x और यहाँ पे लिख दो y। अब दिमाग लगाओ कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। यानी कि पैंटों की संख्या ये थी, इसके 4 गुनी से भी 4 कम कर दूं तो वह स्कर्ट की संख्या निकल गई। यह समीकरण नंबर क्या है, 2 है। समीकरण 1 और 2 मिल गए, समीकरण 1 और 2 मिल गए। अब तुम्हें ये तो पता चल गया ना कि समीकरण 1 और 2 x और y में 2 जो है चर राशि वाले रैखिक समीकरण बन गए हैं। अब जैसे ही तुमने समीकरण बना लिया ना, अब ये सवाल तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं है, बस x और y का मान निकालो, काम खत्म। और अच्छा, हम लोग किससे सॉल्व करेंगे इसको, ग्राफ से। वैसे तो कई मेथड्स हैं लेकिन हम ग्राफ से, क्योंकि ग्राफ पढ़ रहे हैं तो ग्राफ विधि से इसको हल करेंगे। और पता, ग्राफ विधि में अच्छी बात यह है कि इन समीकरणों को तुम्हें व्यापक रूप में ले जाने की जरूरत नहीं है। व्यापक रूप में तुमने देखा होगा ना, a1x + b1y + c1 = 0 होता है, राइट साइड में 0 होता है, तो तुम्हें राइट साइड में 0 नहीं ले जाना है, व्यापक रूप में नहीं ले जाना है। डायरेक्ट तुम सारणी बनाओ और ग्राफ बनाओ और तुम्हारा काम खत्म। तो एक काम करता हूँ, समीकरण नंबर 1 के लिए एक चार्ट मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। समीकरण 1 के लिए मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया x, यहाँ पे y, 2 बिंदुएं निकालूंगा, बस काम खत्म हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ मैं, x बराबर मैं रख देता हूँ 2। समीकरण 1 में देखना, 1 में x बराबर 2, तो 2 दूना 4, 4 में से 2 गया 2, y बराबर भी कितना आ गया, 2 आ गया। और एक बार x बराबर मैं 0 रख देता हूँ, तो जैसे ही 0 रखूंगा ये तो 0 हो गया, तो y बराबर केवल क्या बचा, -2, तो y बराबर आ गया -2। देख लो कितनी जल्दी से सारणी बना दी मैंने। अब समीकरण नंबर 2 के लिए भी एक सारणी बनाऊंगा, ऐसे ही चार्ट बनाऊंगा, इस तरह से लिखूंगा, यहाँ पे x यहाँ पे y और 2 बिंदुएं निकालूंगा। कैसे निकलेगा, तो एक काम करता हूँ, समीकरण नंबर 2 में x बराबर 0 रख देता हूँ, 0 रखूंगा तो ये पूरा 0 हो गया, y के लिए केवल बचा -4, ठीक है। और x बराबर एक बार छोटी सी वैल्यू 1 रख दो, 1 रखोगे तो 4 करने 4, 4 में से 4 गया 0, y का मान आ गया 0, तो लो y बराबर कितना आ गया 0। यानी कि तुम्हें ये समीकरण नंबर 1 के लिए ये वाला है, समीकरण नंबर 2 के लिए ये वाला है। इन दोनों बिंदुओं को अगर तुम बना दो ग्राफ पे तो समीकरण 1 की रेखा मिल जाएगी, इन दोनों बिंदुओं को ड्रॉ कर दो तो समीकरण 2 की रेखा मिल जाएगी। तो इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे ऐसा करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, अब सवाल तो देखने की जरूरत नहीं, मुझे तो ये दोनों बिंदुओं को ड्रॉ करना है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है ना इस पे वो ग्राफ बनाने के पहले मैं इस बार वो ग्राफ जैसा कुछ पेपर बना देता हूँ, ताकि ग्राफ बिल्कुल अपन सही ड्रॉ करें। चलो तो ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ मतलब देखो, ग्राफ बनाने के लिए मैंने ये पूरा ऐसे खांचे वाला पूरा मैंने बनाया, ताकि जो डिस्टेंस वगैरह हो बिल्कुल इक्वल हो, बराबर हो, और जब हम लोग ड्रॉ करें तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ड्रॉ करें, कहीं से भी कोई गलती ना हो, आंसर हमारा सटीक आए। तो अब तुम्हें क्या करना है भाई, एक्स एक्सिस तुमने बना लिया, वाई एक्सिस बना लिया, ओरिजिन इधर 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4, इधर माइनस, ठीक है। अब पहली वाली जो रेखा है उसके लिए ये 2 बिंदुएं मिली हैं, एक तो 2,2, तो ढूंढो 2,2 कहाँ है, x पे 2 और y पे 2, ये मिल गया। एक और चाहिए 0,-2, तो x पे 0 y पे -2, x पे 0 y पे -2, तो ये बिंदु मिल गई, ये 2 बिंदुएं मिल गई। अगर इन दोनों को एक लाइन से मिला दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, समीकरण नंबर 1 का ग्राफ मिल जाएगा, वो लाइन मुझे मिल जाएगी। देख रहे हो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 का तुम्हें ग्राफ मिल गया, समीकरण 1। और समीकरण नंबर 2 के लिए अब इसको भी बनाओ, 0,-4 देखो कहाँ है, x पे 0 y पे -4, -3 -4, ये रहा 0,-4। और क्या चाहिए, 1,0, x पे 1 और y पे 0, y पे तो चलना ही नहीं है, तो एक तो ये पॉइंट मिल गया। इन दोनों को भी क्या करते हैं, इन दोनों को भी एक लाइन से मिला देते हैं। तो हम लोगों को देखो ये रहा इस तरह से, ये मिला दिया।
ये जो अब मिला है, जो लाइन मिली है, ये समीकरण नंबर 2 के लिए लाइन मिली है। तो ग्राफ हमारा बन के तैयार है। हमने दो दो बिंदुओं को देखते हुए हमने दोनों लाइनें ड्रॉ कर ली। एक तो मुझे ये वाली लाइन मिली है, ये वाली, और एक तो मुझे ये वाली लाइन मिली है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों लाइनें कैसी हैं, प्रतिच्छेदी वाली हैं, संगत हैं, एक बिंदु पर कट कर रही हैं। कहाँ पर? इस बिंदु पर। और इस बिंदु का निर्देशांक क्या है? इस पर्टिकुलर बिंदु को देखो, x पे तो 1 चला है, y पे ऊपर नीचे कहीं चला ही नहीं है, तो 1,0 इसका निर्देशांक है। और यही जहाँ पर दोनों प्रतिच्छेदित करेंगी वही ऐसा बिंदु है जो दोनों रेखाओं पर उपस्थित है, दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेगा, दोनों रेखाओं पर पाया जाएगा और दोनों समीकरणों को भी संतुष्ट करेगा। इसलिए यही तुम्हारा उत्तर है। तो 1,0 इसका उत्तर है। इसको x, y से कंपेयर कर लो तो x बराबर आ गया 1 और y बराबर आ गया 0। x बराबर आ गया 1 और y बराबर आ गया 0। तो ये तुम्हारा उत्तर है। यानी कि तुमने पैंट की संख्या x मानी थी तो उसने एक पैंट खरीदी है, स्कर्ट की संख्या y मानी थी तो y बराबर 0 आ गया, तो उसने कोई भी स्कर्ट नहीं खरीदा है। इस तरह से इस वाले का हल निकल के आएगा। अब यह सॉल्व हो गया पूरी तरीके से। देख लेते हैं आगे कुछ और स्लाइड्स बची हैं, नहीं बची हैं। यानी कि देखो, इस चैप्टर का मेरा ये फर्स्ट लेक्चर था। इस लेक्चर में मैंने तुम्हें 3.1 के सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए। 3.1 जो प्रश्नावली है उसको तुम आसानी से लगा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो। ट्राई करना। वैसे अगली ही वीडियो में मैं आपको 3.1 का सारा सवाल का हेल्प कर दूंगा, लेके आ जाऊंगा, बता दूंगा कि पहला कैसे लगेगा, दूसरा, तीसरा, क्या कॉन्सेप्ट लगाना, क्या नहीं। पर हाँ, ये वीडियो कर लोगे, 2-3 बार रिपीट में भी देख लोगे तो तुमको उससे फ़ायदा मिलेगा, सवाल इजीली समझ में आएंगे जब भी अगली वीडियो आएगी। और हाँ, मैं यही कहूँगा कि अगर यहाँ तक बने हुए थे तो लाइक करना तो बिल्कुल भूलना ही मत, और शेयर कर दो दबा के। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, लोगों को बोलो कि यहाँ से आके पढ़ो, मस्त मज़ा आ रहा है। अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है तब, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। और हाँ, कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट करो और बताओ कि तुम्हें चीज़ें क्या अच्छी लग रही हैं, क्या बुरी लग रही हैं, क्या बढ़िया से समझ में आया, क्या बढ़िया से समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।